नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 11th के बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप लोगों की तरफ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। सभी बच्चों से आग्रह है कि इस प्रश्न पत्र को हल करें और उन प्रश्नों को कक्षा 12वीं के लिए अभी से याद भी कर लें। तो चलिए हम जाते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 143C पर, बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर पर। आपके पास में क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। साथ ही बच्चों आपके पास में क्वेश्चन पेपर है और उस क्वेश्चन पेपर को देखकर आप लोग आंसर लिखिए। तो जो पहला प्रश्न था जो हम लोग आप के लिए लेके आए, प्रथम संवहनी पादप है, तो इसका बेटा करेक्ट आंसर आएगा ए वाला। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए वाला। ये वाला करेक्ट आंसर इसमें नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा थैलोफाइटा। ओके, थैलोफाइटा इसका करेक्ट आंसर आएगा। थैलोफाइटा इज़ द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में बेटा जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है, आलू कुल कहा जाता है, तो जो आलू कुल है सोलानेसी कुल है। निम्नलिखित में से कौन सा पायरीमिडीन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा बेटा लिपिड। लिपिड इज़ नॉट पायरीमिडीन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण में पौधे करते हैं, तो सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोगों से एकदम ऑपोजिट होती है। हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, और जो पौधे होते हैं ठीक इसका विपरीत करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी वाला, CO2 का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपिकाएँ पाई जाती हैं। यस, जो कुपिकाएँ पाई जाती हैं वो फेफड़ों में पाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा फेफड़े, जो कि ए नंबर पर है। इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ए नंबर पर, फेफड़े। और फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है कुपिकाओं को। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, जो कुपिकाएँ होती हैं फेफड़ों की सबसे न्यूनतम मतलब यूनिट होती है। यूनिट तो नहीं कहेंगे, उसे इकाई माना जाता है। उसके बाद में बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मछलियों में श्वसन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, जिसे हम गलफड़े कहते हैं। फिर टमाटर में खालिस्तान प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बेटा है वो है फाइलिन कॉर्टिलेज। ओके, फाइलिन कॉर्टिलेज नामक बीजांडन्यास इसमें पाया जाता है, किसमें? टमाटर में। इसके बाद में है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो CHO तथा खालिस्तान के बने होते हैं, तो इसका बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटीन नाइट्रोजन के बने होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है एन भी लिख सकते हैं आप लोग इसका करेक्ट आंसर, और साथ में आप यहाँ पे प्रोटीन नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं। ये सारे आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है, डैश खालिस्तान कोशिकाओं में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे अपूर्ण बोला है, अपूर्ण मतलब टोटली पूर्ण तरीके से इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो अनॉक्सी कोशिका होती है। फिर उसके बाद में बायां आलिंद खालिस्तान रक्त को ग्रहण करता है, तो यहाँ पे शुद्ध रक्त आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल से फिल इन द ब्लैंक से। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम सेकंड पे जाते हैं। सेकंड पे जाने के बाद में क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर सही जोड़ी है, बहुत सिंपल सही जोड़ी थी, उसको भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्लोरोफिल का आपको समझा देता हूँ। क्लोरोफिल जो हरित लवक जिसको हम बोलते हैं, वो किस में पाया जाता है? तो हरित लवक पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, और ये प्रकाशीय अभिक्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में अमोनिया का उत्सर्जन सभी जानते हैं, वृक्क नलिका, मेटाफेज, ये उसी का थर्ड वाले का बेटा थर्ड वाला ही आएगा। मेटाफेज का इक्वेटर पर गुणसूत्र, ओके, थर्ड वाला का। एंड पुष्प क्रम प्रकार, तो रैस्मोस, एंड डेंड्रॉन, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन इस तरीके से लिखा जाएगा न्यूरॉन को। न्यूरॉन में ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद में आप कंफर्म कर लीजिए, आप लोगों ने आई थिंक लिख चुके हैं, लेकिन कंफर्मेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बेटा जो प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, है ना। तो एक वाक्य में उत्तर है विषम बीजाणुकता का उदाहरण लिखिए। तो इसमें हम लोग दो ऑप्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर आंसर लेकर आए हैं। एक तो है ब्रेकिया एंड द सेकेंड इज टिनोप्लाना इज़ द राइट आंसर। दो आंसर यहाँ पे दे दिए। उसके बाद में है अस्थियों में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो कैल्शियम, तो आप इसमें इसका जो आंसर लिख सकते हैं कैल्शियम युक्त फास्फोरस। ओके, कैल्शियम युक्त फास्फोरस, ये हमारी बोन्स में पाया जाता है, ठीक है, हमारी जो बोन्स आती हैं हड्डियों में, तो दिस सब्सटेंस इज फाउंड इन बोन।
उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल के नाम लिखिए। न्यूक्लिक एसिड के नाम लिखना है। तो एडेनिन, ग्वानिन एंड यूरेसिन, वी कैन राइट दिस 3 नेम, दिस आर द न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद में बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन था, एक C4 पादप का नाम। C4 पादप, तो जो C4 पादप में हम लोगों ने आप लोगों के लिए आंसर दिया है वो है गन्ना और मक्का। हम इसमें एक बीजपत्री द्विबीजपत्री से थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है हम लोगों को, बट गन्ना और मक्का आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। C4 पादप। शरीर में समन्वय किस तंत्र के द्वारा होता है? तो राइट आंसर इस नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, राइट आंसर। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 बहुत सिंपल से थे। शैवाल, लाल शैवाल और भूरे शैवाल में कोई दो अंतर, तो यहाँ पर लाल शैवाल और भूरे शैवाल में हम अंतर ये लिख दिए हैं। आप इसे आसानी से देखें और इसका आंसर जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद में बेटा प्रश्न क्रमांक 5 भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 के बाद में प्रश्न क्रमांक 6 कार्बोहाइड्रेट के गुण और अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताएं। तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के गुण यहाँ पर लिख के लाए हैं और 3 गुण हमने यहाँ पर लिखे हैं 2 नंबर के प्रश्न में। ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये स्वाद में, ये शरीर में शक्ति का मुख्य स्रोत होते हैं और ये चर्बी की अपेक्षा जल्दी पच जाता है। यह चर्बी की अपेक्षा, ये हमारे स्टूडेंट की एक कॉपी है जो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट बच्चा है, उसकी कॉपी मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जिसकी मेहनत आप लोगों के लिए भी कम से कम एक हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। एटीपी कार्य, ओके, एटीपी और ऑक्सीजन के कार्य। तो यहाँ पे एटीपी के जो कार्य लिखे हैं वो हमारे स्टूडेंट ने लिखे हैं, तो उसको भी देख लीजिए आप लोग। एटीपी के यहाँ पे 3 कार्यों के बारे में लिखा गया है। ये 3 कार्य एटीपी के कार्य हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, जो अथवा लिख दिया, ये बच्चे ने लिखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है, 8th का बायोफाइटा के 3 मुख्य लक्षण लिखिए। तो बिल्कुल करेक्ट उसने लिखा है, स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण लिखिए। त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, वेरी गुड। स्तनधारी जो होते हैं, जैसे कि चूहा है तो चूहा भी कहीं ना कहीं स्तनधारी की श्रेणी में आता है। श्वसन हेतु फेफड़े होते हैं, बिल्कुल सही। ग्रीवा कशेरुकाओं की संरचना 7 होती है और समतापी होते हैं, बिल्कुल सही। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, और प्रश्न क्रमांक जो 9 है उसमें पूछा गया है आरएनए और डीएनए में अंतर और एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। तो जानते हैं सभी लोग, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जो आरएनए होता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और इसके यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर अंतर दे दिए गए हैं आरएनए और डीएनए में। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट पे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का जो उत्तर है, धमनी और शिरा में अंतर। ये तो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, है ना। धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, यस लिखा भी है, अपवाद महाधमनी, और ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, धमनी और शिरा में अंतर काफ़ी है इसके। ये तो हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं, बट हमको लिमिटेड नंबर के क्वेश्चन में लिमिटेड ही आंसर लिखना है, हम लोग एडिशनल नहीं लिखेंगे। ये बोर्ड का भी रूल है कि आपके पास में यदि एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इट में भी पॉसिबल कि उसका बड़ा आंसर हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ही आप उसके आंसर लिखें, ठीक है। अब अपन जाते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। उसमें है कॉर्डेटा वर्ग और नॉन कॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 11, यस। कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के जो वर्ग आते हैं उनमें हमको कोई 4 अंतर लिखना है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रज्जुकी और अरज्जुकी। तो यहाँ पर 4 अंतर बिल्कुल, जब प्रश्न में बोला गया है 4 अंतर लिखना है तो डेफिनेटली आप इसको मेंशन करके अवश्य लिखें, 1 2 3 4, ठीक है बेटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 12, रेखित व अरेखित पेशी में अंतर लिखिए। तो ये भी इसके आंसर देख लीजिए, 4 मार्क्स का है। चार अंतर लिखें। प्रश्न क्रमांक 13, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, इसका आंसर। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लीजिए, राइट द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14,
ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स, क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स चक्र। में अंतर लिखिए। ये आंसर बन गया इसका। यह क्रिया अनॉक्सी ऑक्सी दोनों ही प्रकार के श्वसन में होती है ना, ग्लाइकोलिसिस का जो रहता है, और यह केवल ऑक्सी श्वसन में ही होता है, क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है, साइकिल। फिर उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर उत्सर्जन की परिभाषा लिखी गई है। उत्सर्जन किसे कहते हैं। शरीर के विभिन्न अपचय उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों, प्रमुखतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। बेटा इस बार का पेपर बहुत सिंपल आया था, बायो का पेपर इतना सिंपल आया था, सारे पेपर बहुत सिंपल आए थे कि यदि आप मन से करते तो आप इजीली अच्छे नंबर प्राप्त करते। बहुत अच्छे नंबर आपको सारे बच्चों को मिलते हैं। बहुत सिंपल पेपर आए थे। आप लोगों ने साल भर जो पढ़ाई करी होगी, जो 3 महीने में पढ़ाई करी होगी, जनवरी से आपने स्टार्ट किया होगा, सारे के सारे पेपर बहुत सिंपल आए थे अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे प्रश्न पत्र में दिए गए थे। फिर है उत्सर्जन के आधार पर प्राणियों को निम्न भागों में बांटा गया है ना। किन किन भागों में बांटा गया है, तो ये चारों प्रकार उसके दिए गए हैं। देखिए बेटा आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 16। केचुए की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। या फिर है सोलेनेसी कुल का पुष्पी चित्र व पुष्पी सूत्र एवं उदाहरण लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हम बेटा आपको बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आप नोट करेंगे। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद में बेटा प्रश्न क्रमांक 17, क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की दर को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ताप, जल, ऑक्सीजन इत्यादि। तो इसमें उन प्रभावित करने वाले कारक लिखें और साथ में उनका वर्णन भी किया है। ठीक है, यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा इसने लिखा है, इस PDF में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसका प्रकाश, इसकी सांद्रता, उनके बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई है। जल, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन है नेफ्रॉन वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाइए या फिर मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है उसे समझाइए। तो यहाँ पर जो बच्चे ने बनाया है आप लोगों के लिए विशेषकर, वो मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र का सचित्र वर्णन किया है। आप इसे देख लें किस तरीके से इसको बनाना है, और आप आपकी नोट्स में से इसका आंसर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में उसका वर्णन है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, इसका वर्णन है प्रश्न क्रमांक 18 का। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, महाशिराओं के माध्यम से शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से यह रक्त दाएं आलिंद निलय कपाट द्वारा दाएं निलय में आ जाता है, और दायां निलय इसे शुद्ध होने के लिए प्लमोनरी धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में पंप कर देता है। और इस प्रकार से बेटा पूरा इसका आंसर लिख लीजिएगा। अभी हम इतना समय नहीं है अपने पास में कि आपको पूरा समझाकर इसको डिस्क्राइब करके समझाया जाए। आप लोगों को नोट करने के लिए यहाँ पर आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोगों ने नोट कीजिए, आसानी से पढ़ाई कीजिए, और अपने 12th क्लास के लिए अभी से तैयारी कर लीजिए। अगर लॉकडाउन लगता है, अगर जो भी होता है, आपको घर पर ही रहना है, और उसके साथ ही आपको अपनी 12th क्लास के लिए अभी से प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो ठीक, तो अब हम इस वीडियो को एंड पे करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।